नमस्कार। आज हम लोग राग दरबारी में ग्रामीण संस्कृति और समाज विषय पर बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, राग दरबारी का प्रकाशन सन 1968 में हुआ और प्रकाशन के बाद ही इस उपन्यास की चर्चा हिंदी साहित्य जगत में चारों तरफ होने लगी। सिर्फ एक साल के अवधि के पश्चात ही इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और आगे चलकर सन 1911 में इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। राग दरबारी उपन्यास कई अर्थों में विशिष्ट है। आज जिस विषय पर हम बातचीत करेंगे उसमें हमारा प्रमुख क्षेत्र ग्रामीण संस्कृति और समाज का रहेगा। संस्कृति की व्याख्या जिस तरह से विद्वानों के द्वारा पेश की गई है, उसमें एक चीज़ जाहिर है कि एक समय और समाज में एक से अधिक संस्कृतियाँ मौजूद होती हैं। संस्कृति शहरी है, संस्कृति क्षेत्र के अनुसार ग्रामीण है और संस्कृति वर्ग के अनुसार भी अलग अलग खानों और खाँचों में बाँटी जा सकती है। राग दरबारी मूलतः ग्रामीण संस्कृति का उपन्यास कहा जाता है और राग दरबारी का आरंभ ही जिस पंक्ति से होता है वह कुछ इस प्रकार की है कि शहर का किनारा उसे छोड़ते ही भारतीय गांव का महासमुद्र आरंभ होता है। राग दरबारी दरअसल भारतीय ग्रामीण संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। भारत के गांवों पर यूँ तो राग दरबारी के प्रकाशन के पहले भी बहुत सारे उपन्यास लिखे गए और भारतीय ग्रामीण सभ्यता और संस्कृति की विवेचना उन उपन्यासों में महत्वपूर्ण तरीके से हुई। लेकिन राग दरबारी की खूबी ये है कि राग दरबारी में जो सन 50 के बाद का भारत है, यानी आज़ादी के बाद का भारत है, और आज़ादी के बाद के भारत में गाँव के लिए जो तमाम योजनाएं थीं, गाँव के लिए जो तमाम सहूलियतों को देने की घोषणा थी, नई आधुनिकता की झलक जो गाँव तक पहुँचनी थी, जनतंत्र के अधिकार जो गाँव को मिलने थे, इन तमाम चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में राग दरबारी की ग्रामीण संस्कृति निर्मित होती है। इन तमाम राजनीतिक सामाजिक हलचलों की छाया राग दरबारी पर पड़नी लाजिम थी और जाहिर है कि सन 67 में अगर कोई उपन्यास लिखा जाएगा और भारतीय गाँवों को उसका केंद्र बनाया जाएगा तो उसमें लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ साथ ग्रामीण संस्कृति की जो उथल पुथल, ग्रामीण संस्कृति का जो सम्मिश्रण है और उसके जरिए जो नए किस्म का भारत गाँव के भीतर से पनप रहा है, उसके प्रति एक दृष्टिकोण मिलना चाहिए और वह राग दरबारी में मौजूद है। राग दरबारी के संदर्भ में हम ध्यान रखें कि शिवपालगंज एक ऐसा गांव है जो अपने आप में संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करता है। शिवपालगंज में पूरा भारत समाहित है और शिवपालगंज की जो राजनीति है, शिवपालगंज की जो जीवन शैली है, लोक संस्कृति है, वहाँ की जो ग्रामीण चेतना की अभिव्यक्ति है, वह सब कुछ जैसे संपूर्ण भारतवर्ष की ग्रामीण संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है और बृहत्तर दायरे में देखें तो संपूर्ण भारत का ही प्रतिनिधित्व करती है। भारत एक आज़ादी के बाद एक पिछड़े हुए देश से विकसनशील देश की कोटि में जा रहा था। हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे तरक्की की राह पर थी और उसकी कुछ सुविधाओं को गांव तक पहुंचाने का प्रयत्न भी शुरू हो गया था। नई चीज़ों की धमक सुनाई दे रही थी और पुरानी चीज़ें भी उस गांव की संस्कृति में रची बसी हुई थी।
इन तमाम नए और पुराने के द्वंद्व के बीच जो शिवपालगंज की उस गांव की कहानी है, उस गांव में लोगों के जीवन और उनके चिंतन का जो दायरा है, उसको श्रीलाल शुक्ल जी ने बड़ी खूबी के साथ राग दरबारी में पेश किया है। राग दरबारी में विकास और सुविधा के नाम पर जो चीज़ें मौजूद हैं, यानी आधुनिकता की निशानदेही के नाम पर जो चीज़ें मौजूद हैं, उसमें महत्वपूर्ण है कि वहाँ एक स्कूल है, वहाँ एक कोऑपरेटिव समिति है, सहकारी समिति है, और वहाँ छंगामल इंटर कॉलेज है, एक सहकारी समिति है, और इन चीज़ों के जो कर्ता धर्ता हैं वो वैद्य जी हैं। एक ऐसा चरित्र है जो उस गांव की पूरी संरचना के केंद्र में बैठा हुआ है। ये वैद्य जी कैसे हैं? इन वैद्य जी के बारे में गांव के लोगों को कम से कम पता है। वे नहीं जानते कि वैद्य जी के विषय में उनका जो अतीत है वो कैसा था, क्या है, क्योंकि वैद्य जी इस धारणा के व्यक्ति थे कि जो लीडर होता है उसके बारे में जनता को कम से कम पता होना चाहिए। अब देखिए कि यह जो ग्रामीण संस्कृति है और यहाँ का जो नेतृत्व है वैद्य जी के हाथ में, वो कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति और उसके नेतृत्व के साथ भी जुड़ी हुई दिखाई देती है। जो हमारा लोकतंत्र है उसमें भारतीय जो नेतागण हैं वो उनका जनता से जो कटाव है और प्रशासक का एक भय जो दूरत्व के कारण पैदा होता है जनता के बीच, वह भय कैसे उनके पक्ष में काम करता है, उसका आदर्श नमूना वैद्य जी और उनकी राजनीति है। तो ग्रामीण राजनीति का केंद्र जैसे कोई एक ग्राम प्रधान या मुखिया होता है, ठीक वैसे ही शिवपालगंज की राजनीति का केंद्र वैद्य जी और उनके द्वारा की जाने वाली राजनीति थी। शिवपालगंज में जो छंगामल इंटर कॉलेज है वो शिक्षा का एक प्रतीक है। नई शिक्षा और नई जो आधुनिक शिक्षा जो भारतीय युवकों को उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला देगी, ऐसा माना गया था कि शिक्षा हमारे आज़ादी के बाद का एक बड़ा लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई थी। लेकिन छंगामल इंटर कॉलेज का जो दृश्य शिवपालगंज में श्रीलाल शुक्ल चित्रित करते हैं वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि ये कॉलेज इंटरमीडिएट कॉलेज है, लेकिन सिर्फ यहाँ पढ़ने वाले लड़के इमारत के आधार पर ये कह सकते हैं कि ये कॉलेज शांति निकेतन से होड़ ले सकता है। अर्थात यहाँ न तो बिजली की सुविधा है, न पानी की कोई व्यवस्था है, न कोई नल है, न पक्का फर्श है, न कोई इमारत है। यानी खुले में शिक्षा प्रदान करने की जो रविन्द्रनाथ ठाकुर की नीति थी, उनका दृष्टिकोण और दर्शन था, जिसके आधार पर उन्होंने शांति निकेतन का गठन किया था। छंगामल इंटर कॉलेज को देखकर ये कहा जा सकता है कि भारतीय समाज का जो हिंदी क्षेत्र है वह कहीं न कहीं शिक्षा में दर्शन और चिंतन के स्तर पर रविन्द्रनाथ ठाकुर की इस दृष्टि को अपनाए हुए है। यानी शिक्षा मुक्त हो, उसमें किसी तरह की कोई बंदिश ना हो, और ये बंदिश जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं आजकल की भाषा में, यानी जो इमारतें, नल, सुविधाएं जो विद्यार्थियों को किसी कॉलेज या स्कूल में मिलना चाहिए, उन सब से ये छंगामल इंटर कॉलेज मुक्त है। तो ऐसे में जो तालीम है और तालीम की जो परंपरा है वो किस तरह की वहाँ बनेगी, वो सहज ही देखी जा सकती है। ये केवल एक गांव की कहानी नहीं है। गांव के स्कूलों में कहने के लिए एक इमारत होती है, टूटी फूटी और जर्जर हालत में इमारत होती है, वहाँ शिक्षक भी होते हैं, लेकिन वहाँ पढ़ाने के अलावा सारे काम होते हैं। शिवपालगंज में जो युवकों और युवतियों की शिक्षा की व्यवस्था थी, हालांकि पूरे उपन्यास में जो विवरण है
उससे ये जाहिर नहीं होता कि ये कोएड स्कूल या शिक्षा का संस्थान था, बल्कि ये जाहिर होता है कि यहाँ मूलतः लड़के पढ़ते थे, और लड़के पढ़ते नहीं थे बल्कि राजनीति और गुंडागर्दी, जो स्थानीय राजनीति और गुंडागर्दी थी उसमें वो ज़बरदस्त तरीके से शरीक होते थे। और उसमें भी वहाँ एक जो प्रमुख छात्र है जिसका नाम है रूपन बाबू, और रूपन बाबू और कोई नहीं वैद्य जी का लड़का है, जो स्थानीय स्कूल का इंटरमीडिएट कॉलेज का विद्यार्थी है, लेकिन वो पढ़ने से दूर दूर का वास्ता रखता है। तो ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था किस तरह की है, एक झलक हमें छंगामल इंटर कॉलेज से मिलता है। दूसरी जो स्थिति है जिससे ग्रामीण संस्कृति का जो पावर स्ट्रक्चर है, शक्ति संरचना है, निर्मित होती है, वो है सहकारी समिति। और सहकारी समिति का नेतृत्व, सहकारी समिति का केंद्रिकता है, वह भी वैद्य जी से ही निकलती है। वैद्य जी ही उसके केंद्र हैं। और वैद्य जी सहकारी समिति में हुए गबन को लेकर परेशान है। एक छोटा सा गबन होता है और वैद्य जी का मानना है कि वो गबन चूँकि सरकारी व्यक्ति ने किया है, इसलिए सरकार को ही उस गबन की भरपाई करनी चाहिए और कोई जांच पड़ताल या मुकदमा उस गबन को लेकर सहकारी समिति अर्थात उसके सर्वे सर्वा वैद्य जी पर नहीं होना चाहिए। एक तीसरी बड़ी समस्या और बड़ी घटना जो ग्रामीण संस्कृति की एक झलक दिखाने के लिए सृजित की गई है, वह है प्रधान का चुनाव। प्रधान का चुनाव किस तरह से लोकतंत्र का सबसे कहें कि एक महत्वपूर्ण पायदान है कि गांव में पंचायत व्यवस्था और वहाँ चुनाव, लेकिन वह चुनाव किस तरह से अंततः एक मखौल बन जाता है और एक डमी व्यक्ति किसी शक्तिशाली व्यक्ति का नुमाइंदा बनकर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेता है और जीत भी जाता है। और ये खेल सन 67 के बाद से अभी तक हम भारतीय गांवों का अहम हिस्सा होते हुए देख सकते हैं। भारतीय गांवों में आज भी जो स्थिति है, अगर कोई सीट या कोई गांव का कोई इलाका महिला सीट घोषित कर दिया जाता है तो महिलाएं चुनाव लड़ती तो हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता, उनको चेतना नहीं होती कि वो चुनाव किससे और क्यों लड़ रही हैं, किन उद्देश्यों के साथ लड़ रही है। इसी तरह से शिवपालगंज में सनीचर का चरित्र रचा गया है। सनीचर दरअसल और कोई नहीं वैद्य जी का सेवक है, लेकिन इस सेवक को ये मौका मिलता है कि वह अपने गांव से प्रधान का चुनाव लड़े। और ध्यान रखिए कि यह सेवक प्रधान का चुनाव लड़ते ही जब जीत जाता है, लड़ने के बाद तो एक छोटा मोटा दुकान खोल लेता है। छोटी मोटी ये जो दुकान की व्यवस्था जो सनीचर अपने लिए करता है, इसमें जो चीज़ विज्ञापित है वो उस दुकान पर मिलती नहीं है, और जो चीज़ नहीं विज्ञापित है वह उस दुकान पर धड़ल्ले से मिलती है। इशारा उपन्यासकार का नशे के व्यापार की तरफ है, अवैध शराब और अफीम और गांजे की तरफ है, जिसको सनीचर उस छोटी सी दुकान के जरिए गांव वालों में बेचता है। तो इस तरह से ग्रामीण संस्कृति जिसमें भदेसपन भी है, जहाँ कच्ची सड़कें हैं, धूल उड़ाती गाड़ियाँ हैं, रूखे बाल और कुपोषित बच्चे हैं, अशिक्षित युवा और युवतियाँ हैं और भ्रष्ट राजनीति है, ये तमाम चीज़ें हम शिवपालगंज की ग्रामीण संस्कृति की संरचना में रची बसी देखते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि रेमंड विलियम्स ने बताया है संस्कृति की व्याख्या करते हुए कि संस्कृति केवल वही नहीं है जो आभिजात्य लोगों की है। तमाम बुराइयों के बावजूद
भारतीय गाँव की दशा को, उसकी सांस्कृतिक अवस्था को, उसकी सामाजिक राजनीतिक चेतना को कैसे आगे लाया जा सकता है, कैसे उसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उसको विकास के रास्ते पर डाला जा सकता है, इसका प्रयत्न किया ही जाना चाहिए। और इसको करने के लिए जो उस संस्कृति की यथार्थ स्थिति है उसका बयान बेहद ज़रूरी है, उस संस्कृति की पहचान बेहद ज़रूरी है, जो श्रीलाल शुक्ल इस उपन्यास में बखूबी करते हैं। यहाँ कुछ महिला पात्र भी हैं और ये महिला पात्र ऐसी महिला पात्र हैं, ऐसे चरित्र हैं जो साइलेंट चरित्र हैं, बोलते नहीं हैं। उसमें एक बेला का चरित्र है। बेला की उपस्थिति बस एक झलक दिखाने मात्र को एक घटना के संदर्भ में क्रियाशील दिखती है, अन्यथा बेला की उपस्थिति साइलेंट उपस्थिति है। रेमंड विलियम्स कहते हैं कि इन तमाम चीज़ों के मौजूदगी में गांव की संस्कृति के प्रति एक भदेस नज़रिया, एक उपेक्षा का भाव हमारे बीच हो सकता है, लेकिन हमें इससे बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो मनोरंजन की, खान पान की, रहन सहन की, बोली बानी की जो आदतें हैं, जिसमें गांव की संस्कृति की झलक मिलती है, यानी वहाँ की भाषा, शिवपालगंज की भाषा देखिए तो शिवपालगंज की भाषा जो है वो गंजही भाषा है, यानी गंज की भाषा, गंजही भाषा। और उस भाषा में स्थानीय शब्द हैं और कई ऐसे वाक्यों का प्रयोग है जो आम तौर पर भदेस कहा जा सकता है, लेकिन ग्रामीण संस्कृति और व्यवहार का वो अभिन्न हिस्सा है। गालियों की बौछार है, क्योंकि ग्रामीण संस्कृति का यह एक अहम तत्व है। जो भाषा की ग्राम्यता है वह अहम तत्व है। जैसा कि कहा गया है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी इस बात की आलोचना की है कि जब हम गाँव की बात करते हैं तो गाँव में केवल वही कुछ नहीं है जो शहर के लोगों को लुभाता है, बल्कि गांव की जो संस्कृति है वह अपनी कठिनता में, अपने भदेसपन में और अपनी जटिल संरचना में कई बार विकृति की ओर भी इशारा करती है और एक तरह का विराग भी पैदा करती है। यानी जो ग्राम्य दोष है उसको हमें ग्रामीण संस्कृति की विवेचना करते हुए भूलना नहीं चाहिए। और जाहिर है कि गांव जैसा है, अपने ग्राम्यत्व के साथ, ग्राम्य दोष के साथ उसको उसी रूप में रखना यथार्थ का चित्रण करने के लिए आवश्यक शर्त है। श्रीलाल शुक्ल ने इस शर्त को बखूबी निभाया है, लेकिन हमें यहाँ सावधान रहने की भी ज़रूरत है। सावधान इस अर्थ में कि जो भदेसपन है, संबंधों की जो जटिलता और कुटिलता है, जो शिवपालगंज के अंदर रहने वाले लोगों के व्यवहार में कई बार झलक जाती है, जहाँ मुँह से ज़्यादा लात की बात होती है, जहाँ शिक्षा जो है वह केवल कागज़ की चीज़ है, लेकिन कागज़ पर विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी पास भी हो रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में न तो इमारत है, न विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, न गाँव में बिजली पानी की कोई ख़ास सुविधा है, और तमाम तरह का पिछड़ापन, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, दोष गांव की ज़िंदगी में उपस्थित है। यही नहीं, जो मनोरंजन का प्रधान विषय है वो एक दूसरे का कैरेक्टर एसेसिनेशन, विशेषकर अगर वो लड़की हुई तो उसका, जैसे बेला का एक उदाहरण यहाँ है। बेला गयादिन की पुत्री है और जैसा कि तमाम विवरणों में पता चलता है कि वह सभ्य और भली लड़की है, लेकिन रूपन से लेकर रंगनाथ और बद्री पहलवान तक उस पर बुरी नीयत रखते हैं और उसके बारे में तमाम तरह की अफवाहों को फैलाते रहते हैं। गांव के लोगों में बेला एक अजूबा है और बेला को किसी ने नहीं देखा, लेकिन बेला के पत्र सार्वजनिक तरीके से पढ़े जाते हैं और ये पता नहीं कि वास्तव में वो पत्र बेला ने ही लिखा है अथवा किसी और ने। गांव में एक
मास्टरनी भी है जो अनपढ़ युवतियों के लिए पत्र लिखने का काम करती है। और पत्र की भाषा क्या होती है? सिनेमाई अंदाज में पत्र में केवल फिल्मी गीत लिखे रहते हैं और उन गीतों के जरिए प्रेम की अभिव्यक्ति की जाती है। लेकिन ये एक पैटर्न है, ये प्रेम की अभिव्यक्ति का एक ग्रामीण पैटर्न है जिसको श्रीलाल शुक्ल ने पूरी संजीदगी से दिखाया है। यथार्थ के इस पक्ष को रूपायित करने में यह घटना मदद करती है कि गांव में शिक्षा का जो स्तर है उसमें स्त्री चाहे भी तो अपने भावों को अपने शब्दों में ठीक ठीक व्यक्त नहीं कर सकती, उसे किसी अन्य का सहारा लेना होगा और वह अन्य भी जो भावाभिव्यक्ति है उसमें सिनेमाई अंदाज और फूहड़पन के साथ ही प्रेम की अभिव्यक्ति कर पाएगा। क्योंकि इस शिक्षा से जिस चेतना का विकास होता है वह शिक्षा उस गांव से नदारद है। गांव की गंदी राजनीति है जिसमें ताकत या शक्ति का प्रदर्शन ही अहम है और शक्ति में भी धन की शक्ति से ज़्यादा बल की शक्ति यानी शारीरिक ताकत का प्रदर्शन है। जाहिर है ऐसे में उन लोगों के लिए अवसर सीमित हो जाते हैं जो शारीरिक बल में कमज़ोर पड़ते हैं या जो गांव की जो शक्ति संरचना है उसमें निचले पायदान पर खड़े हैं। जैसे चमर टोला के लोग, जहाँ एक घटना का वर्णन श्रीलाल शुक्ल करते हैं। जब रुपन चमरही से गुजरता है, चमरही से रुपन जैसे व्यक्ति का गुजरना यानी वैद्य जी के पुत्र का गुजरना एक घटना है। संविधान ने सबको जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति, इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करके सबको बराबर का अधिकार दिया। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक गांव में चेतना के स्तर पर भले जो दलित वर्ग हैं उसमें ये जागरूकता आई है कि अब पहले का राज नहीं रह गया, लेकिन व्यवहार में वो चीज़ अब भी नदारद है। रूपन बाबू या वैद्य जी के परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर चमरही से गुजरता है तो यह एक बड़ी घटना के रूप में दर्ज की जाती है, ये सामान्य घटना नहीं है। तो ऐसे में हम गांव की जो संरचना है उसे अगर ध्यान दें तो वहाँ पर भी जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, वो कायम है। गांव में जो भ्रष्टाचार है उसका रूप क्या है, यानी बहुत सारी चीज़ें आम लोगों को, आम ग्रामीण लोगों को पता ही नहीं होती। जो सुविधाएं सरकार की तरफ से, व्यवस्था की तरफ से उनके लिए बनाई जाती है वो कागज़ पर ही गायब हो जाती है, उन तक नहीं पहुंचती। ये आज़ाद भारत के गांव हैं जिसकी कहानी श्रीलाल शुक्ल कह रहे हैं। शिवपालगंज बस एक नमूना है और वहाँ हम देखते हैं कि जिस तरह से सुविधाओं की, सहूलियतों की, अच्छे जीवन शैली का अभाव है वो भारत के अधिकांश गांवों का सच है। वहाँ जागरण भी है, पूजन भी है, जो अंधविश्वास है, झाड़ फूंक है वह भी है और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको 2 जून का खाना भी नसीब नहीं है। इसमें ही अगर कोई सत्य की लड़ाई लड़ रहा है, अगर कोई आधुनिक चेतना से लैस है और जनतंत्र में हासिल अधिकारों के प्रति सचेत है, 2 अक्षर पढ़ना सीख गया है, तो वह सत्य या सत्य की लड़ाई लड़ रहा है। सत्य की लड़ाई क्या है? सत्य की लड़ाई अपने हक की, संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है। और लंगड़ एक कैरेक्टर है इस गांव में, एक चरित्र है जो भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होना चाहता, घूस नहीं देना चाहता, लेकिन जहाँ से उसकी ये नैतिक बुद्धि पनप रही है उसका कारण ये नहीं है कि वह इस चेतना से युक्त है कि घूस देना बुरी बात है, बल्कि घूस उससे, उसकी हैसियत से ज़्यादा मांगा गया, इसलिए वह देने की स्थिति में नहीं है और वो जिद ठान लेता है कि वह घूस नहीं देगा और घूस न दिए बिना ही वह न्यायालय से नकल, कागज़ की नकल प्राप्त कर लेगा। और लंगड़
की अपील, लंगड़ की दरख्वास्त बार बार रद्द होती है, बार बार उसमें बाधा आती है और बार बार वह नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे होती रहती है। लंगड़ इंतज़ार करता रहता है और एक दिन लंगड़ बिना न्याय पाए ही शिवपालगंज से चला जाता है। लेखक की टिप्पणी है कि जनता कभी जीतती नहीं है और ग्रामीण जनता, ध्यान रखिए ये कैसी जनता है जो जीतती नहीं है। ये शिवपालगंज की जनता है जो वैद्य जी के साये में पल रही है। वैद्य जी जैसे ताकतवर और महीन शोषक के साये में पल रही है, उसके नेतृत्व में उस गांव की प्रधानी है। तो ये जनता अशिक्षित जनता है, ये रामचंद्र शुक्ल की शिक्षित जनता नहीं है और इस जनता को अपने अधिकार और अधिकारों की चेतना अभी हासिल नहीं हुई है। ये इस जनता के मनोरंजन के रूप, इस जनता की बदकही के रूप, इस जनता के अवकाश के क्षण, ये सब कुछ श्रीलाल शुक्ल चित्रित करते हैं कि अब तक पुराने रंग ढंग के ही बने हुए हैं। इनमें कोई सुगबगाहट नहीं है, अपनी स्थिति को परिवर्तित करने की कोई बड़ी इच्छा भी दिखाई नहीं देती। जो लोग राजनीति के, ग्रामीण राजनीति के खिलाड़ी हैं, वही इसमें अपनी दावें चलते रहते हैं। जो चीज़ ध्यान देने लायक है इस पूरे उपन्यास में भारतीय ग्रामीण संस्कृति की झलक के संदर्भ में, वो ये है कि जिस तरह से व्यंग्यात्मक भाषा में श्रीलाल शुक्ल भारत की ग्रामीण संस्कृति को शिवपालगंज के लोगों और उनके व्यवहार के जरिए, उनके आचरण के जरिए अभिव्यक्त करते हैं, वह कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि श्रीलाल शुक्ल उनका मजाक उड़ा रहे हैं और उसे हीन बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह व्यंग्य की भाषा जिसमें भारतीय गाँव की संस्कृति की अभिव्यक्ति की गई है, इस व्यंग्य की भाषा में उस अंतर्विरोध और विसंगति को सामने रखा गया है जो आज़ादी के बाद भारतीय गाँव के साथ, उनके लोगों के साथ नहीं होना चाहिए था, वह हो रहा है और वह गलत हो रहा है। इस गलत को इस व्यंग्यात्मक भाषा में अभिव्यक्त किया गया है। एक और चीज़ यही हमें ध्यान रखना चाहिए संस्कृति की व्याख्या और संस्कृति के विवेचन के क्रम में, कि संस्कृति के एक समय में, एक समाज में और एक देश में एकाधिक रूप होते हैं और एक संस्कृति की कई कई उपसंस्कृतियाँ भी हो सकती हैं, जो कि भारतीय समाज के लिए भी उतना ही बड़ा सच है। तो क्या ये ज़रूरी है कि जो आगे बढ़ी हुई संस्कृति है, नेतृत्वकारी लोगों की संस्कृति है, अभिजात्य लोगों की संस्कृति है, उसकी तुलना में गरीब लोगों की संस्कृति, गांव में रहने वाले लोगों की संस्कृति अथवा अनपढ़ अशिक्षित लोगों की संस्कृति को हम कमतर आके? सनीचरा भी जो सामान्य निक्कर और बनियान में पूरे गांव में घुमा करता था, जब प्रधान बनता है तो अपनी स्थिति के प्रति सचेत हो जाता है, अधिकार चेतना भी देती है, अधिकार का व्यवहार और ज़्यादा सशक्त बनाता है और चेतना संपन्न बनाता है। हम इसकी छोटी सी झलक सनीचरा के व्यवहार में, सनीचर के व्यवहार में देख सकते हैं कि जब वो प्रधान बन जाता है तो वह एक भिन्न किस्म के व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगता है और दायित्वबोध से संचालित होता है। हालांकि उसकी सीमा है, क्योंकि उसकी चाबी वैद्य जी के हाथों गिरवी है। वह अपनी बुद्धि से सोच नहीं सकता, अपने व्यक्तित्व से वह कुछ बदल नहीं सकता, लेकिन कम से कम उसे ये बोध तो है कि उसके पास अब कुछ ऐसा है जो उसे केवल वैद्य जी का सेवक नहीं, बल्कि वह अब जनता का सेवक है। लेकिन वही आखिरी टिप्पणी कि इस गांव का यथार्थ कैसा है। रंगनाथ जो शहर से ट्रक में बैठकर शिवपालगंज आता है, रंगनाथ इस उपन्यास के अंत में इस ग्रामीण संस्कृति से पलायन करता दिखता है। श्रीलाल शुक्ल लिखते हैं कि रंगनाथ शहर से आया था, सभ्य था, सुसंस्कृत था, लेकिन वह शहर से गांव किस लिए आया?
तंदुरुस्ती बनाने, क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था। लेकिन देखा ये गया कि रंगनाथ का स्वास्थ्य गांव आकर, शिवपालगंज आकर अच्छा हो गया है, लेकिन उसकी ज़बान खराब हो गई है। यह गांव का भदेसपन है जो रंगनाथ किताबों में जिन सिद्धांतों को पढ़ा करता था उसका व्यवहारिक रूप गांव में आकर देखता है और बहुत सारी चीज़ें उसकी समझ में आती है और उसे लगता है कि वह अकेला इसमें क्या परिवर्तन कर लेगा। रंगनाथ बौद्धिक वर्ग का प्रतीक है जो मानता है कि वह इतिहास घटते हुए अपने सामने देख रहा है, लेकिन जानता नहीं है कि इस इतिहास के घटने में, इसके बनने में, निर्मित होने में वह भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और ऐसा रंगनाथ यानी वह मध्य वर्ग जो गांव से जुड़कर गांव के चेहरे को बदल सकता था, उसकी संस्कृति, उसके भदेसपन को दूर करके, उसकी संस्कृति को, उसके अच्छे पक्ष को, गांव में बहुत कुछ अच्छा भी है, सब कुछ बुरा नहीं है, उस अच्छे पक्ष को, उस अपनाए जाने योग्य पक्ष को वह सामने लाकर कह सकते हैं कि एक आला दर्जे तक पहुंचा सकता था। ऐसा न करके गांव छोड़कर ही पलायन करता है और इस उपन्यास का आखिरी हिस्सा है पलायन और पलायन। पलायन करना यानी गांव से भागना एक मंत्र की तरह रंगनाथ दोहराता है कि उसे अब कीचड़ से बचो, यह जगह छोड़ो, यहाँ से पलायन करो। और यह जो निष्कर्ष है रंगनाथ का शिवपालगंज छोड़ने का, उसमें जो मोटिवेटिंग फोर्स है वो क्या है? भागो। इस गांव की संस्कृति, इस गांव के भदेसपन, इस गांव की अनपढ़ता, अशिक्षा, कुरीतियाँ, अंधविश्वास, इन तमाम चीज़ों से, घटिया राजनीति, इन तमाम चीज़ों से भागो। और भागकर कहाँ जाओ? शहर को चले जाओ, छोड़ दो इन चीज़ों को। तुम्हें जहाँ सुख सुविधा मिलती हो तुम वहाँ चले जाओ, क्योंकि भागो, कठोर यथार्थ तुम्हारा पीछा कर रहा है। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ ध्यान देने लायक है कि यह जो भ्रष्टाचार है, अशिक्षा है, कुरीति है, इसको दूर करने की जिम्मेदारी किस पर है? उसी वर्ग पर है ना, जिसके पास चेतना है, जिसके पास अधिकार है, जिसके पास बदलने की कुव्वत है। लेकिन वही वर्ग अगर गांव की संस्कृति, गांव के संस्कृति के विभत्स रूप को देखकर पलायन करने की सोचेगा, तो इस ग्रामीण संस्कृति में जो सकारात्मक पक्ष है उसको बचाने की बात हम सोच भी कैसे सकते हैं। जो ताकत की राजनीति है वह, उसका एक मोहरा है सनीचर, लेकिन ताकत की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, वे गांव में भी गांव के लोगों जैसे नहीं हैं। उनके लिए वो पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा है। शहर और गांव के बीच की कड़ी हैं वैद्य जी, खन्ना मास्टर, प्रिंसिपल साहब और मालवीय मास्टर। इस तरह से ये तमाम लोग हैं। शिक्षा व्यवस्था के मोहरे के रूप में खन्ना मास्टर और मालवीय मास्टर का एक प्रतिरोधात्मक चेहरा भी उसी ग्रामीण संस्कृति के भीतर मौजूद है, लेकिन वो बहुत दूरगामी असर नहीं छोड़ता और अंततः इन दो शिक्षकों से इस्तीफ़ा ले लिया जाता है। उसी ग्रामीण संस्कृति के सामंजस्य मूलक स्वरूप को बचाने की दुहाई के नाम पर, जिसके रक्षक और पुरोधा वैद्य जी हैं। इस तरह से हम जो चेहरा भारतीय ग्रामीण समाज और संस्कृति का श्रीलाल शुक्ल के इस उपन्यास में देखते हैं, वह यथार्थ के काफ़ी करीब है, लेकिन वह यह भी बताता है, उस गांव के भदेसपन को उजागर करने के साथ साथ वह यह भी बताता है कि इस भदेस स्थिति को, इस ग्रामीण संस्कृति की जो जहालत वाली स्थिति है, इसको बदलने की ज़रूरत है, इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। और ये हस्तक्षेप केवल कागजी हस्तक्षेप से या कुछ लोगों को उसका नुमाइंदा बनाकर हस्तक्षेप करने से संभव नहीं होगा। अगर गांव को बदलना है तो शिक्षा पहली सीढ़ी है, राजनीति उसके बाद की सीढ़ी है। शिक्षा की व्यवस्था अगर छंगामल इंटर कॉलेज की तरह गांव में की जाएगी तो गांव के बच्चे कभी भी सही मायनों में शिक्षित नहीं होंगे, और शिक्षित नहीं होंगे तो अपने अधिकार
और चेतना से हमेशा वंचित ही रहेंगे। तो आज का विषय कि राग दरबारी में ग्रामीण संस्कृति और समाज, इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि ग्रामीण संस्कृति शहरी संस्कृति के बरक्स एक विपर्य की तरह शिवपालगंज के माध्यम से राग दरबारी में उपस्थित है। धन्यवाद।